मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारा आज का विषय गिरिजा कुमार माथुर व उनकी कविता छाया मत छूना। छाया मत छूना ये कविता कक्षा 10वीं क्षितिज वाहक 2 में संकलित है। छाया मत छूना कविता को पढ़ने से पहले हम गिरिजा कुमार माथुर जी के विषय में जानेंगे और इस कविता के जरिए कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहा है इस कविता में, ये हम जानेंगे। अतः आप बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा। शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत विशेषताएं बहुत ही आसान सरल शब्दों में बताई जाएंगी। आप चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। और जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो आप अच्छे से समझ सके, इसको बहुत आसान शब्दों में, सरल भाषा में, पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा। अतः आप अंत तक अवश्य देखें वीडियो को। चलिए अब देखते हैं गिरिजा कुमार माथुर। इनका जन्म सन 1918 में हुआ, गुना जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ हुआ था? गुना जो कि मध्य प्रदेश में है। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा झांसी में हुई। उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद प्रारंभिक शिक्षा, बाद की जो शिक्षा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से इन्होंने क्या किया था? एमए किया था अंग्रेजी विषय में। उसके बाद एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की। एलएलबी की है तो जाहिर सी बात है वकालत करेंगे, तो इन्होंने एलएलबी करने के बाद वकालत का कार्य किया। उसके बाद आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए, यानी कि इन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी कार्य किया था। सन 1994 ईस्वी में इस महान विभूति का निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख रचनाएं, गिरिजा कुमार माथुर जी की प्रमुख रचनाएं: नाश और निर्माण, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भित्री नदी की यात्रा। ये इन क्या क्या है? काव्य संग्रह है। कौन कौन से हैं? फिर से देखिए, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भित्री नदी की यात्रा, ये काव्य संग्रह है। जन्म कैद, ये इनका नाटक है। नई कविता, समीक्षाएं और संभावना, ये इनकी आलोचना है। ठीक है। अब जो हमारी कविता है, जो क्षितिज वाहक 2 पाठ्यक्रम में संकलित है, उसमें कवि क्या कहना चाहते हैं वो जानते हैं। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति होती है। मनुष्य के जीवन में सुख भी होते हैं और दुख भी होते हैं, दोनों की ही उपस्थिति होती है। विगत के सुखों को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। विगत यानी कि जो बीत चुका है, जो जा चुका है, उसके सुखों को याद करके वर्तमान के दुखों को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। ये इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है, संदेश देना चाहता है हमें। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है, दूना यानी कि बहुत ज़्यादा, दुगना बढ़ जाता है दुख। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि मनुष्य को विगत में जो सुख भोगे हैं उनको याद ना करके वर्तमान में, यथार्थ में जो हमारे पास है, जो कुछ भी है, उसी को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही संदेश इस छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि देना चाहता है। कविता अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्णन करने का संदेश देती है। प्रश्न आ सकता है कि छाया मत छूना कविता क्या संदेश देती है? तो क्या बताना है कि भविष्य का वर्णन कर, वर्तमान को भूलकर भविष्य का वर्णन करने का संदेश देती है।
वह ये बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। ये इस कविता का संदेश है। अब कविता पढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। छाया मत छूना। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहानी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ कवि क्या कहना चाहता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रसंग करेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से संकलित है। इस कविता के रचयिता गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से या इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने कहा है कि हमें अतीत की सुखद यादों को याद ना करके, स्मरण ना करके वर्तमान में यथार्थ से सामना करना चाहिए। यथार्थ की जो कठिनाइयाँ हैं, सफलता असफलता है, उसी का वर्णन करना चाहिए, भविष्य का वर्णन करना चाहिए। अब व्याख्या देखते हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख दोना। कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मन, तू कल्पनाओं के संचार में विचरण मत कर। विगत की स्मृतियाँ तुझे क्या भ्रमित करेंगी और उनको याद करके तुम्हारा दुख दूना हो जाएगा। क्या होगा? तुम्हारा जो दुख है वो क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहानी, माना कि तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की रंग बिरंगी मन भावन मधुर यादें समाई हुई हैं। सुरंग सुधिया सुहानी, सुहावनी मधुर लगने वाली, सुरंग सुधिया रंग बिरंगी यादें। ठीक है, कह रहा है कि माना कि तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की रंग बिरंगी मन भावन सुहावनी मधुर यादें समाई हुई हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। चित्रगंध फैली मन, गंध सुगंध फैली फैलना मन भावनी, मन को भाने वाली। कह रहा है कि तुम्हारे मन में न केवल मन भावन चित्र उभरे हुए हैं, बल्कि उन मन भावन चित्रों के साथ साथ मन को अच्छी लगने वाली गंध भी तुम्हारे तन मन को मस्त कर देती है। क्या है कि जो मन भावन चित्र हैं, उनकी जो गंध है वो तुम्हारे तन को, मन को मस्त कर देती है। अब आगे देखते हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। तुम अपनी प्रिया की यादों में जीकर उसके तन की गंध को महसूस कर सकते थे। तन सुगंध शेष रही, कह रहा है कि तुम अपनी प्रिया की यादों में जीकर उसके तन की गंध को महसूस कर सकते थे। बीत गई यामिनी, अब तो जो यामिनी रात होती है, व्यतीत हो जाना, तारों भरी, यामिनी क्या है? तारों भरी जो चांदनी रात है वो बीत गई है। ठीक है, तन सुगंध शेष रही, अब तो केवल उससे प्रभावित शरीर शेष रह गया है। तुम्हारे सुख के दिन बीत जाने से उसकी जो स्मृतियाँ थी, जो यादें थी, वही शेष रह गई हैं।
कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल, कुंतल क्या है? केश। फूल, फूल। चांदनी, चांदनी रात। कह रहा है कि कवि को चांदनी अपनी प्रेयसी के लंबे बालों में लगे सफ़ेद सुगंधित फूलों की याद दिलाती है। कवि को क्या है, जो चांदनी रात है ना, वो क्या करती है, अपने प्रेयसी के कुंतल बालों में लगे हुए सफ़ेद सुगंधित फूलों की याद दिलाती है। भूली सी एक चुवन बनता हर जीवित क्षण। कह रहा है कि एक एक पल जीवित, हर जीवित क्षण, हर प्रत्येक जीवन का एक एक पल भूली सी छुअन, बीती हुई यादों का स्पर्श करता हुआ गुजर रहा है। जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण बीती हुई बातों को याद करता हुआ, स्पर्श करता हुआ गुजर रहा है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। आगे कवि अपने मन को समझाते हुए कहता है कि हे मन, तू बीती हुई बातों को याद करके दुविधा में मत पड़ो, इससे तुम्हारा दुख दुगना बढ़ जाएगा, दुख कम नहीं होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये थी क्या इसकी व्याख्या। अब काव्यगत विशेषताएं देख लेते हैं, विशेष देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य भी कह सकते हैं कि कवि ने तत्सम तद्भव युक्त साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा सरल, स्पष्ट, सहज है। सुरंग सुदिया सुहानी स वर्ण की आवृत्ति है यहाँ पे, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। भूली सी एक छुवन, यहाँ पे भूली सी क्या है, वाचक शब्द, इसलिए क्या है, उपमा अलंकार है। अनुप्रास उपमा अलंकार का प्रयोग है। मुक्तक छंद है, श्रृंगार रस है और साथ ही छुवन यानी कि स्पर्श है, स्पर्श बिंब है, गंध और दृश्य बिंब है, मुक्तक छंद है, श्रृंगार रस बता ही दिया है। तो ये क्या होगी इसकी काव्यगत विशेषताएं या काव्य सौंदर्य या विशेष कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगला है यश है न वैभव है। यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यहाँ कवि कह रहा है, क्या कहा है कवि ने इस काव्यांश में, कि मनुष्य को अपने सुख वैभव के पीछे न भागकर यथार्थ का सामना करने का संदेश दिया है। कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया। हे मनुष्य, यश, प्रताप, वैभव, सुख, समृद्धि, मान, मान सम्मान, ठीक है, कह रहा है कि हे मनुष्य, प्रताप, सुख, समृद्धि, मान, सम्मान, धन, दौलत आदि की दुविधा में मत पड़। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। यश, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि के पीछे तुम जितना अधिक दौड़ोगे उतना ही अधिक इस ब्रह्म जाल में उलझते चले जाओगे। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता बड़प्पन, ठीक है, शरण शरण में जाना। मृग तृष्णा क्या होता है, धोखा होता है, जो होकर भी न होने को प्रकट करता है। जैसे एक आसान उदाहरण के जरिए मैं आपको समझा दूं मृग तृष्णा क्या होती है। जैसे आप कहीं लंबी दूरी जा रहे हो,
ड्राइव कर रहे हो और आप देखोगे कि अपनी गाड़ी से आपको दूर सड़क पे पानी बिखरा हुआ दिखाई देगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो पानी दिखाई आपको नहीं देगा। यही क्या है, एक धोखा है, मृग तृष्णा है। ठीक है, तो आगे कवि कह रहा है कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, बड़प्पन का एहसास, प्रभुता का शरण बिंब बड़प्पन का एहसास तुम्हारे लिए मृग तृष्णा बनकर रह जाएगा, यानी कि एक धोखा मात्र रह जाएगा। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है। कृष्णा काली, यानी कि शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष आता है, हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है। अर्थात जीवन में सुख के बाद दुख अवश्य आते हैं, ये जीवन की वास्तविकता है, सुखों के बाद दुखों का आना अनिवार्य है। ठीक है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, सुख के पीछे दुख भी आता है, ये तो मैंने बताया है कि जीवन के कठोर सत्य को, जो है यथार्थ कठिन, जीवन का जो कठोर सत्य है, यथार्थ है, उसको पहचान कर, उसकी स्तुति कर, उसका पूजन कर, उस यथार्थ को सहर्ष स्वीकार कर। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, हे मनुष्य, हे मेरे मन, तुम बीते हुए सुखद दिनों को याद करके दुविधा में मत पड़ो। अगर तुम दुविधा में पड़ोगे, उन सुख के दिनों को याद करते रहोगे, तो तुम्हारा दुख कम होने की बजाय दुगना बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला काव्यांश देखते हैं जो कि अंतिम है। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत बीत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इस काव्यांश में कवि ने क्या कहा है कि हमें बीते हुए सुखद दिनों को याद करके अपने वर्तमान के दुख को और अधिक गहरा नहीं करना है, हमें अपने वर्तमान के दुख को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। कह रहा है कि द्विधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, पंथ रास्ता, दुविधा में पड़ा हुआ। ठीक है, अत आहत घायल, कवि कहता है कि व्यक्ति के पास अदम्य साहस होते हुए भी वह द्विधाग्रस्त दिखाई देता है। साहस क्या है, व्यक्ति के पास क्या है, अदम्य साहस है, उस साहस के होते हुए भी वह क्या होता है, दुविधा में पड़ा हुआ दिखाई देता है, दुविधाग्रस्त दिखाई देता है। द्विधा हत साहस, यानी कि साहस तो है लेकिन वो कैसा साहस है, दुविधा में पड़ा हुआ है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। दिखता है पंथ नहीं, पंथ रास्ता, और इसी वजह से उसको जीवन में कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। वो जीवन के एक ऐसे मोड़ पे खड़ा होता है जहां से उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। शरीर के आराम के लिए तो मनुष्य के पास हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, किंतु मन के अंदर समाये हुए दुख का कोई अंत नहीं है। वो बाहर से तन से क्या है, सुखी है, उसके पास हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं, परंतु उसके मन में जो दुख है उसका कोई अंत नहीं है। मन में क्या है, क्या दुख है मन में, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। क्या दुख है उसके मन के अंदर कि शरद आ गई, शरद ऋतु आ गई है, शरद ऋतु की ठंडी तारों भरी रात में चांद नहीं खिला। मनुष्य के मन को क्या दुख है, ये शरद ऋतु आने पर भी, शरद की ठंडी रात आने पर भी आसमान में चांद नहीं खिला, उसके मन को इस बात का दुख है। और क्या दुख है, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत बीत जाने पर, उसके मन को इस बात का भी दुख है कि
बसंत ऋतु बीत गई और उसके बाद फूल खिले हैं, तो ऐसे फूल खिलने का क्या फ़ायदा। अर्थात उसके जीवन में जब सुख आने थे तब तो आए नहीं, और समय व्यतीत होने के बाद उसके जीवन में सुख आए तो उस सुख का कोई उपयोगिता नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। लेकिन कवि कहता है कि जो क्या हो गया कि जिस समय मनुष्य का अपने प्रिय का, अपनों का सामीप्य मिलना चाहिए था, उस समय तो मिला नहीं। बाद में उसका मिलना सुख की बजाय दुख ही पहुंचाता है। आगे कवि कह रहा है, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। हे मनुष्य, जो तुम्हें नहीं मिला उसे भूल कर तुम अपने भविष्य का वर्ण करो। अपने भविष्य की तुम्हें सुध लेनी चाहिए। अर्थात तुम्हें अपनी असफलताओं को भूल कर अपने वर्तमान और भविष्य को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। तुम्हें अपने अतीत को, अपने विगत में बीते हुए पलों को, सुखों को याद करके अपने वर्तमान को दुखी नहीं करना है, भविष्य को सुधारना है। अपने विगत की असफलताओं को भूल कर अपने भविष्य में जो होने वाला है या जो होगा उसका ध्यान करना है, अपने वर्तमान को सुखी बनाना है। एक बार काव्यगत विशेषताएं फिर से देख लेते हैं। तत्सम तद्भाव शब्दावली युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। भाषा सरल, सहज, स्पष्ट, दाहरा प्रवाह है। प्रसाद गुण संपन्न है। मुक्तक छंद, श्रृंगार रस, अलंकारों का प्रयोग दर्शनीय है। और साथ ही मैंने बताया था दृश्य, गंध, स्पर्श, बिंब का सराहनीय प्रयोग है। ये इसकी काव्यगत विशेषताएं थी। और कविता की व्याख्या छाया मत छूना, गिरिजा कुमार माथुर। उम्मीद करती हूँ छाया मत छूना कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इसी तरह आप आगे भी अपना सहयोग बनाए रखेंगे और साथ ही वीडियो को लाइक करेंगे, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। और एक बात और कहना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कविता की व्याख्या आपको मिलेगी, आप लिखना चाहें तो वहाँ से लिख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली कविता के साथ। आपका दिन शुभ हो।